कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने अब सीड प्रोक्योरमेंट बाय आउटसाइडर के ऊपर लीगल बैन लगा दिया। जी। धमकियां भी आई कि हम तुम्हें उठवा लेंगे। हुँ। हिंदुस्तान में केसर की डिमांड बहुत बहुत ज्यादा ज़्यादा है। 3.5 लाख रुपया पर केजी उसका होलसेल प्राइस है। होलसेल 4.5 से 5 लाख उसका रिटेल रिटेल में प्राइस आ है जाता है, और 6 से लेकर 9 लाख एक्सपोर्ट प्राइस है। एक्सपोर्ट प्राइस है। आज भी कश्मीरी जब हम वहां जाते हैं, मैं जी। जाता हूं, हुँ, वो यही बोलते हैं इंडिया से आए हैं। इंडिया से आए हो, तो आज भी उनके माइंड में ये बैठा हुआ है कि इंडिया अलग है अलग है। और कश्मीर अलग है। इससे पहले जब हम बात कर रहे थे कि आप जब हम ये सेटअप लगाते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है और हाँ, लघु सीमांत जो किसान होते हैं, जो छोटे किसान होते हैं, अगर वो केसर की तरफ जाएँ क्योंकि ये को केसर हो गया ये इतना थोड़ा महँगा है कि शायद इसका सेटअप भी महँगा हाँ। होता है। हम्म। तो वो किस तरीके से उस सेटअप के बारे में सोचे कि वैसे मैं कितना आपको खर्चा एक चीज बताना चाहूंगा, हुँ, ये जो सेफ्रॉन जो सब्जेक्ट है, बिल्कुल। ये अभी भी हुँ, छोटे मीडियम किसानों का के लिए सब्जेक्ट नहीं नहीं है। है, ये अभी बिल्कुल, भी ये हाई क्लास फैमिली का सब्जेक्ट बिल्कुल। है। ये किसानों के लिए सूटेबल तब बनेगा जब सरकार का ध्यान इसकी तरफ जी। जाएगा। अगर सरकार इसको भी सब्सिडी के दायरे में और फैसिलिटीज में हुँ, लेकर आएगी और सरकार हेल्प करेगी, और सिर्फ सेटअप लगाना ही इशू नहीं है, सीड प्रोक्योरमेंट बहुत बड़ा इशू सीडीएस है। बिल्कुल। क्या है कि जो सैफरॉन के बल्ब सीड होते हैं, हुँ, कश्मीर में बड़े सस्ते मिलते हैं। बिल्कुल, 150-200 रुपया किलो वहां मिलते हैं। मिलते हैं। लेकिन जब बाहर के लोग वहां लेने को जाते हैं तो 1,000 रुपया किलो 1000 से शुरू करके 800 से नीचे नहीं नहीं जाते। जाते। तो इतना महंगा सीड हमें मिलता है, तो उसके बाद ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं रहता। बाय बाय। तो ये छोटे किसानों के लायक तभी बनेगा जब सरकार हमें सीड प्रोवाइड करेगी उसी रेट पर जहां कश्मीर में मिलता है। जी, सर 150-200 रुपया किलो मिल जाए तो किसान बहुत अच्छा चला लेंगे इसको। जी, जी। लेकिन अगर 800 रुपया किलो, तो ये तो कमर्शियली वायबल ही नहीं है, इसे बिल्कुल, लॉस मेकिंग। लॉस मेकिंग है। ये सारे बड़े इश्यूज हैं, इस वजह से मीडियम या छोटे किसान इसकी तरफ अभी नहीं आ नहीं सर, सकते। कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है कश्मीर की, वो फिर इस पर क्या करती है अभी कि वो मैं बाहर आपको एक चीज बताना हुँ, चाहूंगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन है कश्मीर का, हुँ, और उसमें जो एक डिपार्टमेंट है सरकार का, उसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर फार्मर वेलफेयर। वेलफेयर हाँ, बिल्कुल। वो वहां पर कई प्रोग्राम चला रहे हैं कश्मीर में, किसानों की कश्मीरी आर्थिक स्थिति फार्मर्स के लिए। हाँ, कश्मीर फार्मर्स के लेकिन लिए। जो बाहर के लोग जैसे हम लोग हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, तो आउटसाइड कश्मीर अब बहुत लोग सीख रहे हैं, बिल्कुल, सीख के इसको करना चाहते हैं। जी, लेकिन कश्मीरी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा महसूस हो रहा है कि दे आर नॉट हैप्पी, हैप्पी कि बाहर अगर इतने लोग करने लगे तो हमारा यूनिक प्रोड्यूस हाथ से जो उनकी जाता एक रहेगा। मोनोपोली है, मोनोपोली खत्म हो रही है कहीं हाँ, न कहीं। खत्म बिल्कुल। ये मेरे पास बिल्कुल, फोन भी आया, मुझे बोला गया कि ये तुम रमेश जी, आप ये ट्रेनिंग दे रहे हो, तुम पता है आप हमारी मोनोपोली तोड़ रहे हो। तोड़ रहे हो। धमकियां भी आई कि हम तुम्हें उठवा लेंगे। हुँ। और हम फिर डरे नहीं, हमने कश्मीर में उस मिनिस्ट्री में शिकायत सर दी कि आपने फिर उनकी। कभी इस मामले में जो भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय है वहाँ पे आपने कभी पहुँच बनाई या वहाँ तक हाँ, आपने बिल्कुल, अपनी बात बिल्कुल, मैं पहुँचाई गया आपने? हूँ। ये एक तो मिनिस्ट्री तक भी गया हूँ, इसके अलावा पूसा इंस्टीट्यूट है जो यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर है। की, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर जी, की। तो वहाँ डायरेक्टर लेवल तक भी मैं गया हूँ। जी, वहाँ मैंने अपना पॉइंट भी रखा है, शिकायत जो जी, मेरे को धमकियाँ मिली वहाँ बताया मैंने। जी, हालाँकि उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट दिया। तो लेकिन जो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने अब सीड प्रोक्योरमेंट बाय आउटसाइडर के ऊपर लीगल बैन लगा दिया जी। कि यहाँ से सीड बाहर नहीं नहीं जाएगा। जाएगा कारण यही आउटसोर्सिंग है को। कि बाहर वाले क्यों कर रहे हैं, हमें तो यही समझ आता है। हुँ, वो अपने कारण बताते हैं, लेकिन कहीं न कहीं बिहाइंड द कर्टेन कुछ और होता। बिल्कुल, तो बिल्कुल। दे आर नॉट हैप्पी कि बाहर इतने लोग कर रहे हैं, दे आर डिस्करेजिंग देम। डिस्क तो उसके चलते उन्होंने भी सीड के ऊपर बैन लगा जी, दिया। अब सीड पे बैन लगा दिया तो थोड़ा बहुत सीड आ रहा है, वो स्मगल वगैरह करके, तो रेट बहुत ज़्यादा है, रेट तो उसके बाद प्रोजेक्ट ब्लैक वायबल मार्केट नहीं में। बनता। बिल्कुल, ये सारे इश्यू जब तक गवर्नमेंट एड्रेस नहीं करती, गवर्नमेंट इसमें अपना इंटरवेंशन नहीं करती, तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं है, बढ़ नहीं सकता बिल्कुल, ये। बिल्कुल, हालाँकि लोग हमारे सीख रहे हैं, जो सीख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिलीज़ के हैं। बिल्कुल, बहुत बड़े इंडस्ट्रियल फैमिलीज़ हैं, या बहुत बड़े जो भी हाई क्लास फैमिलीज़ बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। इवन अपना बॉलीवुड से क्या, उस लेवल के लोग ही इस ये मेरे से सीखते हैं ये। सर मैं आऊँगा इस बात पे कि जब हम इसको उगाते हैं, जब आपने अपना काम स्टार्ट किया, आपने अपनी यूनिट लगाई, आपने पूरा एक सेटअप तैयार किया, तो सेटअप को तैयार करने से लेके और उसकी फसल को आपने जो लगाया, हाँ। क्रॉप
उगाने से लेके जब आपने उस क्रॉप को लिया वहां से, हम्म। तो उसके बीच में क्या क्या समस्याएं आई हैं या क्या हम्म। समस्या आती हैं? समस्या लेकर के मैं वही सब बताना चाहूँगा कि ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स हैं, जी। जिसके चलते ये बंद भी हो सकता है या आपको बहुत बड़ा नुकसान हम्म। हो सकता है। मतलब व्हाट आर द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, जी जी जी। कौन-कौन से रिस्क हैं इसके अंदर। जी। तो सबसे बड़ा तो वही सीड ही है। सीढ़ी है। अब सीड में पहली बात तो सीड के प्राइस बहुत बढ़ गए हैं, जी। जिसके चलते ये प्रॉफिटेबल ही नहीं रहा। दूसरा सीड की क्वालिटी। क्वालिटी। सीड की क्वालिटी भी बहुत बड़ा इशू है। अगर हम्म। आपके पास सीड अच्छी क्वालिटी का आ गया, तो हम्म। आपका प्रोड्यूस बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि सीड ही फाउंडेशन है। जी। अगर सीड अच्छी क्वालिटी का नहीं आया, तो आपका वैसे ही सब कुछ बेकार सब हो कुछ जाएगा। बेकार है। तो धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा है, वहाँ से सीड डेड सीड आ जाना, हाँ। डाइजीज बीमार सीड भेज देना। जी। तो रिस्क फैक्टर में सबसे बड़ा तो है सीड की प्राइस एंड सीड का क्वालिटी। क्वालिटी। हेल्दी सीड आएगा तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल। डाइजीज वाला सीड आएगा तो फिर ये तो सबसे बड़ा। जी जी। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि बिजली बिजली अगर चली गई तो आपका क्लाइमेट टोटली डिस्टर्ब हो डिस्टर्ब हो जाएगा। जाएगा। तो फिर बेचारे फार्मर कहाँ से करेंगे जब बिजली ही बिल्कुल। नहीं है। जी। आप यहाँ से 70 किलोमीटर बाहर निकल जाओ, कोई भी एरिया, कोई मीडियम शहर ऐसा नहीं जहाँ 8 घंटे बिजली जी ना। जी जी। तो इस वजह से वो कर ही नहीं सकते जी। वो, तो ये सबसे बड़ा दूसरा कारण है। दूसरा बड़ा कारण है। तीसरा कारण है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है कि जैसे क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट होती हाँ। हैं, क्लाइमेट को हमने रेगुलेट भी करना होता है कश्मीर के हिसाब से। जी। जैसे अगस्त में हम इसको लोड करते हैं, तो अगस्त के आगे बढ़ते हैं तो गर्मियां जा रही, सर्दियां आ रही। हाँ। लेकिन एक कैजुअल अप्रोच है इंडिया में कि जी। चलता है। चलता अरे है। सर जुड़ से ज्यादा ही बताते हैं, थोड़ा हम्म। बहुत ऊपर नीचे चलता है। ये चलता नहीं है, ये भी चलता नहीं समस्या है। है, ये नहीं चलता है। तो बिल्कुल डिसिप्लिन को मेंटेन करना, जो हमारी गाइडलाइंस है उनको प्रॉपर्ली फॉलो करना, वही हम्म। सब करना, तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। जी। अगर उसी में कैजुअल अप्रोच रहेगी, कभी किया कभी नहीं किया, फिर हम्म। वो चलता नहीं है। तो ये तीसरा, ये तीन बड़े फैक्टर हैं। जी कि वो मैं बाहर। आपको एक चीज बताना हम्म। चाहूंगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन है कश्मीर का, हम्म। और उसमें जो एक डिपार्टमेंट है सरकार का, उसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर फार्मर वेलफेयर। वेलफेयर हाँ, बिल्कुल। वो वहाँ पर कई प्रोग्राम चला रहे हैं कश्मीर में, किसानों की कश्मीरी आर्थिक स्थिति। फार्मर्स के लिए। हाँ, कश्मीर फार्मर्स के लेकिन लिए। जो बाहर के लोग, जैसे हम लोग हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, तो आउटसाइड कश्मीर अब बहुत लोग सीख रहे हैं, बिल्कुल। सीख के इसको करना चाहते हैं। जी। लेकिन कश्मीरी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा महसूस हो रहा है कि दे आर नॉट हैप्पी, हैप्पी। कि बाहर अगर इतने लोग करने लगे तो हमारा यूनिक प्रोड्यूस आज से जो उनकी जाता एक रहेगा। मोनोपोली है, मोनोपोली खत्म हो रही है कहीं हाँ, ना कहीं। खत्म बिल्कुल। ये मेरे पास बिल्कुल। फ़ोन भी आया, मुझे बोला गया कि ये तुम रमेश जी, आप ये ट्रेनिंग दे रहे हो, तुम पता है आप हमारी मोनोपोली तोड़ रहे हो। तोड़ रहे हो। धमकियाँ भी आई कि हम तुम्हें उठवा लेंगे। हम्म। और हम फिर डरे नहीं, हमने कश्मीर में उस मिनिस्ट्री में शिकायत सर दी कि आपने फिर उनकी। कभी इस मामले में जो भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय है वहां पे आपने कभी पहुंच बनाई या वहां तक हाँ, आपने बिल्कुल, अपनी बात बिल्कुल, मैं पहुंचाई गया आपने? हूँ। ये एक तो मिनिस्ट्री तक भी गया हूँ, इसके अलावा पूसा इंस्टीट्यूट है जो यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर है। की, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर जी। की। तो वहाँ डायरेक्टर लेवल तक भी मैं गया हूँ। जी। वहाँ मैंने अपना पॉइंट भी रखा है, शिकायत जो जी। मेरे को धमकियाँ मिली वहाँ बताया मैंने। जी। हालाँकि उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट दिया। तो लेकिन जो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने अब सीड प्रोक्योरमेंट बाय आउटसाइडर के ऊपर लीगल बैन लगा दिया जी। कि यहाँ से सीड बाहर नहीं नहीं जाएगा। जाएगा कारण यही आउटसोर्सिंग है को। कि बाहर वाले क्यों कर रहे हैं, हमें तो यही समझ आता है। हम्म। वो अपने कारण बताते हैं, लेकिन कहीं न कहीं बिहाइंड द कर्टेन कुछ और होता। बिल्कुल तो बिल्कुल। दे आर नॉट हैप्पी कि बाहर इतने लोग कर रहे हैं, दे आर डिस्करेजिंग देम। आपने बताया कि जब एक कश्मीर में जब वो कोई उगा रहा होगा, जब कोई फार्मर कश्मीर की मिट्टी में उगाता है, हुँ, तो अलग अलग उसको न्यूट्रिशंस मिलते हैं। लेकिन वही जब आपने चेंज किया अपने यहाँ, जब हाँ, आपने लगाया, तो हाँ, क्या वही पोषक तत्व हाँ, उसमें भी हैं, वो न्यूट्रिशंस उसमें भी है? हाँ, ये थोड़ा सा एक हाँ, क्वेश्चन हाँ, मार्क आ जाता है कि क्या वो हाँ, हाँ, हाँ। आपके उगाए हुँ, हुए केसर में भी होगा क्या? हुँ। आपका प्रश्न बिल्कुल जायज़ है और ये हम्म। प्रश्न दिमाग में आने भी चाहिए। बिल मैं आपको इसका बिल्कुल सही साइंटिफिक जवाब दूँगा। जी। क्या है कि कश्मीर में खुले वातावरण में सैफ़्रॉन ग्रो होता बिल्कुल। है, ओपन ओपन क्लाइमेट में। क्लाइमेट में होता है। ओपन क्लाइमेट में कई तरह की समस्याएँ हैं। हम्म। पहली बात तो अभी पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल। कश्मीर भी की सड़कें सब कारों से, गाड़ियों से आह, बिल्कुल जाम बिल्कुल। रहती हैं। एक पॉल्यूशन बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम्म। वहाँ की प्रोड्यूस को डैमेज करता है। हम्म। दूसरा, ओपन क्लाइमेट में क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन। हम्म। क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन में दिन भर मौसम बदलना, जी। कभी धूप निकल आई तो कभी बरसात आ गई, बादल आ गए तो कभी धुंध पड़ गई, कभी हवा तेज चलने लगी तो कभी हवा रुक गई। ये जी। सारी क्लाइमेटिक जी। फ्लक्चुएशन होती।
जो फसल को कहीं ना कहीं डैमेज करती जी। है। और तीसरा ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट ग्लोबल भी है। वार्मिंग का इफेक्ट। चौथा सॉइल ट्रांसमिटेड डिजीजेज भी होती हैं, जी, फसलों में रैट भी घुस जाते हैं। इसके अलावा जानवर पक्षी वो भी खराब बिल्कुल। करते हैं। और वाटर ट्रांसमिटेड डिजीजेज भी जी। होती हैं। अब अगर हम बंद कमरे में की बात करें, हुँ, यहाँ ना तो पोल्यूशन होता है, बिल्कुल। ना ही यहाँ पर क्लाइमेटिक जी, फ्लक्चुएशंस है, ना ही यहाँ पर रैट्स आते हैं, ना ही एनिमल्स आते हैं, ना ही इरिगेशन वाटर की कोई ज़रूरत नहीं हुँ, है, सॉइल लेस टेक्नीक है, तो सॉइल ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ भी नहीं बिल्कुल। होती, वाटर ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ भी नहीं होती, जो हमारा जी, प्रोड्यूस आता है बिल्कुल डिजीज़ फ्री होता है। डाइजेस्ट होता है। क्योंकि जितने फैक्टर हैं जो इसको नुकसान करते हैं, जी, सारे के सारे फैक्टर यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं। एलिमिनेट हो जाते हैं। अच्छा, अभी कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि बंद कमरे में तो ये आर्टिफिशियल ग्रोइंग है, वहाँ नेचुरल ग्रोइंग है। वहाँ नेचुरल ग्रोइंग है। मैं सभी को ये बता देना चाहूँगा, ग्रोइंग अभी भी नेचुरल है, सिर्फ जी, क्लाइमेट आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं हम। जी, हम ग्रोइंग आर्टिफिशियल नहीं करते। जी। अगर हम ग्रोइंग जो हमारा प्रोसेस है, हुँ, हम उसको आर्टिफिशियल कह सकते थे, अगर हम कोई पौधे को कोई इंजेक्शन दे रहे हैं, बिल्कुल। या कोई केमिकल फर्टिलाइज़र, कोई ग्रोथ बूस्टर डाल रहे हैं, या कोई कलरिंग कर रहे हैं, हुँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रोइंग इज़ 100% नेचुरल। नेचुरल, इट इज़ द क्लाइमेट व्हाट वी आर क्रिएटिंग आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियल। अब जब हम क्लाइमेट आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं, हुँ, तो उसका रेगुलेटर भी हमारे हाथ में हाथ में होता है। होता है। हम उसको अपने हिसाब से घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, हम उसकी वो वैल्यू पैरामीटर क्लाइमेट की रखते हैं जो इसकी ग्रोथ के लिए बेस्ट सूटेबल होती बिल्कुल। हैं। उसकी यील्ड को लेकर भी और उसकी क्वालिटी को लेकर भी। क्वालिटी तो सरकार की तरफ से जो सब्सिडी दी जाती है और ये जानते भी हैं कि हम लोग किसी क्षेत्र को जितनी ज़्यादा सब्सिडी मिलती है वो शायद किसी और अदर सेक्टर्स को शायद नहीं मिलती। हाँ, केसर वाले जो सेटअप में अभी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी सब्सिडी नहीं है, आप जैसा हाँ, बता रहे हाँ, हो। हाँ। हुँ, तो आप इसमें क्या मांग रहे हैं कि अगर अगर आपकी बात अगर हम हमारे माध्यम से सरकार तक पहुंचे हुँ। कि इसमें कितना परसेंट सब्सिडी मिलनी चाहिए कि ताकि एक छोटा किसान भी इसके बारे में सोच हाँ, हाँ। सोच सके। सबसे पहले तो भारत सरकार को हुँ, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ करके ये उनको कन्विंस करना चाहिए कि ये बैन गलत है ये। जी। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, आज भी कश्मीरी जब हम वहाँ जाते हैं, मैं जी। जाता हूँ, हुँ, वो यही बोलते हैं इंडिया से आए हैं। इंडिया से आए ओह! इंडिया से आए हैं, इंडिया बस से आए हैं, यहाँ से जाती है, बस इंडिया से आई है। इंडिया से आई है। तो आज भी उनके माइंड में ये बैठा हुआ है कि इंडिया अलग है अलग है और कश्मीर अलग है। और 370 हटने के बाद तो सर और ज़्यादा हाँ, वो और बताते हैं दूसरा वहाँ पे। ये कश्मीर से जो बाहर के लोग हैं, उनको सीड पहुँचना, वो टर्म भी क्या यूज़ करते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ द सीड ओह! टू इंडिया। टू इंडिया। मैं आपको सर्कुलर भी दिखा सकता हूँ, मेरे हुँ, पास है, उसमें शब्द यही लिखते हैं, export of the business export of saffron seed outside Kashmir is कश्मीर, banned. बैंड। Why they are using the term export? It is not export. हुँ, इंडिया कोई अलग कंट्री नहीं है, जो कश्मीर अलग कंट्री वही नहीं है। तो पहली बात तो उनका उसको एक्सपोर्ट शब्द इस्तेमाल करना गलत है। दूसरा बैन लगा देना गलत है। और तीसरा जो सिखा रहे हैं ट्रेनिंग, उनको डिस्करेज करना, ये उनको धमकी भरे फ़ोन करना, पहले तो ये गवर्नमेंट को रिज़ॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, और जैसे मैं सिखाता हूँ, तो मेरे पास मिनिस्ट्री के लोग भी सीखने को आए हैं। बिल्कुल। पूसा यूनिवर्सिटी से मेरा फार्म देखने को आए हैं। जी, ये अपना जो संसद टीवी का चैनल है, जो संसद टीवी पार्लियामेंट हाउस का पार्लियामेंट, चैनल है, संसद वो टीवी मेरा फार्म पर वीडियो इंटरव्यू लेकर गए, टेलीविज़न पर प्रसारण किया है, प्रसारण किया दिल्ली है। दूरदर्शन ने किया, आज तक ने किया। हुँ, हुँ। ये सारी समस्याएँ मैंने उनको भी बताई हैं। जी, लेकिन आज तक सरकार का उसकी तरफ ध्यान नहीं गया है जी, जी। कि इन प्रॉब्लम को हम रिज़ॉल्व कैसे कराएँ, बिल्कुल, और लेट द सैफ़्रॉन बी ग्रोन बाय एवरीवन बिल्कुल, इन बिल्कुल। द कंट्री, व्हाई ओनली लिमिटेड टू कश्मीर? कश्मीर। पहले तो उनको ये एड्रेस करना चाहिए। और दूसरा एक चीज़ और भी है, ये भारत सरकार बड़ी अच्छी तरह जानती है कि हिंदुस्तान में केसर की डिमांड बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। है। जितनी डिमांड है उसकी सप्लाई कश्मीर से सिर्फ 20% होती है। 20% 80% ईरान से इंपोर्ट हो रहा इम्पोर्ट हो है। ये एक ऐसी प्रोड्यूस है सैफ़्रॉन की जो लाखों में बिकती है। लाखों उसके में बाद कोई भी दूसरा उसके आस-पास भी नहीं नहीं, पटकता। 3.5 लाख रुपया पर केजी उसका होलसेल प्राइस है। होलसेल 4.5 से 5 लाख उसका रिटेल रिटेल में प्राइस आ है, जाता है। और 6 से लेकर 9 लाख एक्सपोर्ट प्राइस है। एक्सपोर्ट प्राइस है। अब बायर आपके पास कैसे आए? अभी ज़माना बहुत बदल गया, आप ज़माना हो गया गूगल सर्च गूगल का। कर रहा हूँ, हर बिल्कुल, कोई गूगल में डालता है। डिजिटल हो गया और है। जो प्रोड्यूसर है,
छोटा सा अपना सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे, जैसे यूट्यूब चैनल है, हुँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक है, वेबसाइट बना दे। उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है, लोग ढूँढ कर आपके दरवाज़े पर आएँगे। बिल्कुल। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये सारा मैं एक्सपीरियंस कर चुका मतलब हूँ। अपने बिज़नेस को ट्रांसफ़र करना डिजिटल की तरफ। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग बिल टेक्नीक तो लगानी लगानी पड़ेगी। पड़ेंगी। अभी वो ज़माना नहीं रहा कि अखबारों में एडवर्टाइज़मेंट नहीं, नहीं, देना, नहीं, नहीं। दीवारों पर पर्चे लगा देना, बैनर लगा वो देना, वो ट्रेडिशनल गया मा ज़माना। बिल्कुल, बिल्कुल। ये थे हमारे साथ प्रगतिशील किसान रमेश गेरा जी, जिनसे हमारी बात हुई कि केसर और खेती के बारे में। और इनका साफ तौर पर कहना है कि अब वो कृषि घाटे का सौदा ना रह के मुनाफे का सौदा है, अगर उसमें टाइम के साथ कुछ चेंजेज लाए जाएँ। तो इसी के साथ आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल राजपाट।